अब ऑडियो विजुअल में है, एक बार आप ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का देख लो, रेस्पिरेटरी का देख लो, डाइजेस्टिव का देख लो, ये सारा आप जब देख लेते हो तो विजुअल इम्पैक्ट में बहुत अच्छे से लर्न भी होता है और आप बाकी चीजें एब्रिविएट करके कर सकते हो। तो आज इस वेबिनार में हमारे साथ हमारे स्पीकर जुड़ गए हैं डॉक्टर शीतल जी शर्मा। शी इज वर्किंग इन सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। बहुत ही रिनाउंड, डायनामिक एंड वर्सटाइल पर्सनालिटी है। मैं ब्रीफ में इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इन्होंने एमए, एमफिल, पीएचडी सोशियोलॉजी में किया है। हर स्पेशलाइजेशन इन कल्चर एंड सोसाइटी इन यूरोप, डायस्पोरा स्टडीज, gender and empowerment of women, methodology of social sciences, education and social development। उनका टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस 22 साल का है। He writes regularly on socially relevant issues in India and Europe and also on education for journals and management of national and international level. She has also been invited as a discussant on a number of programs on radio and Lok Sabha and Rajya Sabha TV। अगला इनका डिस्कशन जब भी होगा तो हम इनके लिंक आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, आप उसे जरूर अटेंड करिएगा। She has presented papers in a number of national and international seminars, symposium and conferences। Dr. Sharma has also successfully organized national, international seminar and conferences at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi। इन्होंने कई मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से अवार्ड इनको मिले हैं। She has awarded Jawaharlal Nehru University Research Excellence Award for outstanding contribution and excellence in the field of social science and humanities for the year 2018 and 19, awarded financial grant on module title as a society, culture and social change in Europe 2017 to 2020, awarded grant on Jawaharlal Nehru University Jean Monnet project title as the art and culture in everyday life and interface of European and Indian values to promote European studies from 2022 to 2023. She has invited as a consultant by Educational Consultant India Limited, a public sector undertaking of the Ministry of Human Research Development, HRD Ministry, Government of India, for assessment studies for evaluation of institution। She has also invited as a expert evaluator। और भी इनका जो बायोडेटा है वो बहुत लंबा है, अगर मैं इसे पूरा बताना चाहूँ तो तकरीबन आधा से पौन घंटा लगेगा। तो ऐसे डायनामिक और रिनाउंड प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि आज के हमारे इस वेबिनार में हाउ टू अचीव एक्सेलेंस इन सीबीएसई स्टडीज के बारे में हमारे स्टूडेंट को अवगत कराए। ओवर टू डॉक्टर शीतल शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर नरेंद्र शर्मा सर मेरे गुरुजी हैं और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जो यहाँ इतनी देर से बड़े बेचैन हो रहे हैं कि क्या होने वाला है वेबिनार में और इतनी सारी बातें करना चाह रहे हैं। तो सर मेरे इतने लंबे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है बच्चों कि मैं शीतल हूँ और मैं आपकी फ्रेंड जैसे हूँ और कुछ नहीं है। जीवन में सब थोड़ा बहुत काम करते हैं और जब आप बड़े हो जाते हो तो उस काम को आपको पेज पे भी लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसको हम सीवी कह देते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। नाउ आई एम सो हैप्पी टू बी इंटरैक्टिंग विद यू बिकॉज फर्स्ट दैट बिकॉज आई टीच स्टूडेंट्स मच मोर ओल्डर देन योर एज and they are usually very serious kind of students because they are doing their BA, MA and beyond level. So उनके साथ interaction में उतना मजा नहीं आता जितना आप लोगों के साथ आएगा, क्योंकि because there are two reasons for it। एक तो आप young हो, budding हो, और दूसरा आपके अंदर सवालों की बहुत बॉलिंग वो रहती है कि भाई मैं क्या पूछूं, क्या जानूं। एट द सेम टाइम जो एनर्जी लेवल है वो आपका हाईएस्ट होता है और कुछ शैतान भी होते हो, आई मस्ट एडमिट इट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। यू नो, आपकी एज है, आपका टाइम है और यू आर एट दैट एज लेवल, एज ग्रुप इन लाइफ कि आपको वहां पे बहुत सारी मस्ती करने का भी मूड करता है, सोशल भी है, बायोलॉजिकल भी है, एजुकेशनल भी है, तो सब कुछ गोलमोल केमिकल लोचा होता रहता है और उसमें दिस इज अप्रोप्रिएटली एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग रॉन्ग विद इट। नाउ मैंने आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना है जिसका नाम है
हाउ टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, आपके साथ ये ऑलरेडी शेयर किया गया होगा, बट मैंने एक बहुत ही पावर पॉइंट बनाया है ताकि आप उसको देख सको, समझ सको कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, और उसमें आपका बेसिकली आइडिया क्या होगा। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? यस मैम। चलो अब हम इसको शेयर करते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस। एक्सीलेंस अचीव करना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क, इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग विच हैज टू बी डन इन अ स्पेसिफिक वे। अब ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत सारे कोट्स पढ़ते होंगे, आपके स्कूल के चारों तरफ लगे रहते हैं, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू थिंग्स डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और ये चीज बड़ी साधारण है, यू नो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बिकॉज हम फैमिली में होते हैं, करो वो करो, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एज पैकेज, बट आपको उसको किस तरीके से अपने हिसाब से चलना है, बिकॉज एवरीबडी स्विम्स अकॉर्डिंग टू हिज स्पेस, एवरीबडी स्पीक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज। सो हमने अपनी एबिलिटीज के अंदर रहते हुए किस तरीके से एकेडमिक एक्सीलेंस को अचीव करना है। एक्सीलेंस इज नॉट अ गोल आउट देयर, एक्सीलेंस मेरे अंदर ही है, बट मैंने उसको अनफोल्ड करना है। अब मैं आपके लिए देखो कुछ लेके बैठी हूँ, देखो ये आपको, कैन यू सी दीज पेंसिल्स? यस मैम। पेंसिल जो है ना बेटा, ये हमारा सबसे बेसिक इक्विपमेंट है जो हमें अपने जीवन में सबसे पहले, जब हम स्कूल जाते हैं, सबसे पहले इसी को ही थमाया जाता है। आपको याद होगा, आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों को देखो, आपको अपना भी याद होगा, मुझे भी, प्रिंसिपल सर को भी, पुराने जमाने के फिलोसफर्स, सबने सबसे पहले जीवन में पेंसिल पकड़ी है। बट हमने इस पेंसिल को देखा और इसमें से कुछ लेसन डिराइव करने होते हैं, और ये बड़ा फिलोसफिकल है। जब आप भी बड़े हो जाओगे, आपका भी परिवार होगा, तो आप भी अपने फ्यूचर जनरेशन को ये एग्जाम्पल देना कि जो चीज हमें सबसे पहले पकड़ाई जाती है, हम सोचते भी नहीं है कि इसका यूज क्या है, बट इसका जो यूज है वो एक स्टोरी की तरह है। सबसे पहली बात, पेंसिल से हम क्या लर्न करते हैं? हम इसे सिर्फ पकड़ के लिखना सीखते हैं, बट इसमें से हम 3 लर्निंग निकालेंगे अपने लिए जो हमारे एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काम आएंगी। कि नो मैटर आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, देखो ये मैंने चबाई हुई पेंसिल ली है, ये मैंने तोड़ी हुई पेंसिल ली है, ये मैंने ब्लू कलर की पेंसिल ली है, ये मैंने बहुत नई आपको दिखाने के लिए कि मेरे पास अच्छी पेंसिल्स हैं, ये मैंने एक रेड और ब्लैक कलर की पेंसिल ली है। अब नो मैटर कि आप बाहर से कैसे हो, कैसे दिख रहे हो, क्या है, मैं कौन सी जगह से हूँ, कौन सी स्कूल से हूँ, क्या हूँ, हम लोग को ये बहुत मैटर करता है। बट नो मैटर व्हाट द आउटर इज, द इम्पोर्टेंस इज द इनर, कि हम इससे लिख कैसे रहे हैं, या इसका यूज बाहर का नहीं है कुछ भी। मैंने कितने अच्छे कपड़े पहन के एग्जाम देने जाऊं, जो मुझे आएगा मैं वही लिखूंगी। उससे ये थोड़ा है कि मैंने कोई ब्रांड का कपड़ा पहना है, 5000 का पहना है तो मेरे आंसर अच्छे हो जाएंगे, और नहीं पहना है तो मेरे आंसर खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो नो मैटर व्हाट इज द आउटर कंडीशन ऑफ दिस पेंसिल, द इम्पोर्टेंस इज द इनर वन, दैट इज व्हाट इज देयर इन माय माइंड, हाउ डू आई कंडक्ट माई सेल्फ। The second important lesson that we learn from pencil is that in order to be effective, in order to be successful, निरंतर आपको हमेशा अपने आप को वो करने के लिए आपको शार्पन किया जाएगा। यानी ऐसे बैठे बैठा कुछ दिनों में लिखो लिखो, आप देखना कि पेंसिल से जब आप डायग्राम्स बनाते हो साइंस में, थोड़ी देर में वो क्या हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, और फिर डायग्राम में वो नीटनेस नहीं आती है। सो हाउ डू यू डू इट? आपको कंटिन्यूअसली अपने को शार्पन करना है, अपनी स्किल्स को लगातार निरंतर बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और जैसे फर्स्ट क्लास में आपको कितना आता था, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, विच इज ग्रेजुअल मूवमेंट। कोई ओवरनाइट नहीं कहता कि आज आप सेकंड क्लास में हो, चलो आप आज 8th का एग्जाम दो, 8th का हो गया अब आप 12th का दो। नो, हम टाइम के हिसाब से धीरे 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 बढ़ते हैं। इसी तरीके से टाइम क्या है? टाइम वो शार्पनर है जो मुझे शार्प करेगा। ये शार्पनर इस पेंसिल को शार्प करेगा ताकि ये अच्छा लिखती रहे, ताकि ये यूजफुल करती रहे। और थर्ड एग्जाम्पल इसका क्या है, और थर्ड इंपॉर्टेंट वो क्या है कि आप अपनी जिंदगी में एक मार्क छोड़ो। आप पेंसिल जहां भी चला दोगे, मान लो मैं इस दीवार पे ही चला दूं, तो ये अपना निशान छोड़ देगी। निशान छोड़ना मतलब कि आप कुछ किसी की मेमोरी में रहो, किसी की याद में रहो। आपने जो काम किया है स्कूल में, आपके टीचर याद रखें, ओ कुश नाम का एक लड़का था, बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे डायग्राम बनाता था। देविका नाम की एक लड़की थी, बड़ी अच्छी मैथमेटिकल डेरिवेशन करती थी। अभी मैंने कहा ना, सीवी कुछ नहीं होता, सीवी इज जस्ट मैंने जो जो काम किए हैं वो मैंने एक पेपर पे लिख दिए। अब मैंने ज्यादा काम किए हैं तो मेरा सीवी 30 पेज का हो गया। अब मैं कुछ करूंगी नहीं, टूटी पेंसिल की तरह बैठी रहूंगी,
तो मेरा सीवी कुछ भी नहीं रहेगा। दिस इज ऑल द फिलॉसफी अबाउट लाइफ। हम इतने छोटे होते हैं जब हमें ये पेंसिल दे दी जाती है कि हमें पता ही नहीं होता कि इससे फिलॉसफी क्या सीखें, पर आप उतने भी छोटे नहीं हो अब कि आपको समझ में ना आए कि ये 3 चीजें पेंसिल से रिलेट कैसे करती हैं। अब हम चलते हैं एक्सीलेंस की तरफ कि हम इसको अचीव कैसे करें, हम साधारण काम डिफरेंटली कैसे कर सकते हैं। अब साधारण काम डिफरेंटली करने के लिए हमारा एक ट्राइपॉड होता है, 3 तरह की चीजें होती हैं, जिसमें पहला हमारा होता है फॉर्म कि किस तरीके से करें, दूसरा होता है हमारा कंटेंट कि हम क्या करें, और तीसरा हमारा होता है एनवायरनमेंट कि हम उसमें कैसे करें। तो ये 3 पिलर होते हैं। जैसे हम एक टांग पे नहीं चल सकते, है ना, जानवर जो एनिमल्स जो है 4 लिम्स पे चलते हैं, उनका अगर एक लिम्ब काट दो तो 3 पे नहीं चल पाएंगे। आपको प्रॉपरली होने के लिए, प्रॉपरली फर्म होने के लिए, एक अच्छा स्टेप लेने के लिए, शेर को एक अच्छी छलांग लगाने के लिए ही हैज टू बी ऑन 4 लिम्स। ठीक है, हालांकि होता है कभी कभी डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें भी लोग अपने आप को सपोर्ट से काम करते हैं, बट टू बिगिन विद एक आइडियल टाइप सिचुएशन में ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फॉर्म में हमारा क्या होता है? फॉर्म मतलब हमारा प्रेजेंटेशन। अब ये कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, लेजिबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, नीटनेस, क्लैरिटी, अंडरलाइन, डायग्राम, फ्लो चार्ट। अब मैं इनको आपको क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ कि इनका क्या मतलब होता है फॉर्म में। किसी ने इस प्रेजेंटेशन में कुछ नोटिस किया? यहाँ पे बताओ, किसी ने कुछ देखा ग्रीन स्लाइड पे? यानी तुम लोग कहाँ पे हो? एनीबडी? चलो, लैंग्वेज, लेजिबिलिटी, हाँ, उसके अलावा देखो, बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से स्लाइड पे कुछ दिखाई देगा। चलो, मैं बाद में लास्ट में स्लाइड पे फिर आऊंगी और दोबारा पूछूंगी कि तुम्हारा फोकस कितना है। जो मैं बात कर रही हूँ ना, इसकी फोकस की, एक्सीलेंस की, मैंने जानबूझ के इसमें कुछ गलत किया है, देखो जरा। मैम प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग वेरी गुड, किसने बताया ये? रौनक मदान। रौनक, ओके, वेरी गुड। इसको कहते हैं बेटा फोकस। जानबूझ के हम लोग बड़ी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, तो हम जानबूझ के कुछ गलती छोड़ते हैं ताकि बच्चे का पता चले कि ये ध्यान दे रहा है कि नहीं। तो उसमें मैंने जानबूझ के एक ये छोड़ा है। वेरी गुड, हूसोएवर हैज आइडेंटिफाइड इट। अब हम इसको फटाफट इसको रन करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो इतना हो। अब लेजिबिलिटी क्या है? अब देखो, 3 तरह के बैकग्राउंड है, 3 तरह की हैंडराइटिंग है हर में, और लेजिबिलिटी है। अब आप अपना लेजिबिलिटी, सबसे पहले मैंने क्यों कहा फॉर्म। अब जैसे ये वेबिनार भी शुरू हुआ तो सर ने सबसे पहले क्या कहा कि मैं शीतल का इंट्रोडक्शन दूंगा, या आप में से किसी ने कहा सर आप बताइए आप कौन है, क्या कर रहे हैं, ये वेबिनार कौन करा रहा है, क्या है। तो लेजिबिलिटी एक तरीके से क्लैरिटी होती है कि भाई मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, वो लेजिबल है, वो क्लियर है। तो आपके फॉर्म मेरा मतलब है इसमें प्रेजेंटेशन स्टाइल में क्लैरिटी कितनी है, लेजिबिलिटी कितनी है। अब आप लोग हमेशा कोई बात सुनते हैं, 2 ही तरह की बातें सुनाई देती हैं क्लास में या घर में। अरे इस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, या अरे इस बच्चे की हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो लेजिबिलिटी ये है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को कितना क्लियर बनाते हैं, कितना उस पे वर्क करते हैं। और मैं आपको अपना एग्जांपल दूं ना, मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत गंदी थी। मेरी भी 5th तक इतनी खराब हैंडराइटिंग थी कि पूछो मत। तो फिर हमारी 6th में संस्कृत इंट्रोड्यूस हुई और एक डबल लाइन की नोटबुक होती है। और आपसे मैं शेयर करती हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय देवलाली में पढ़ती थी उस टाइम, केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर 2 देवलाली। अगर आप महाराष्ट्र के आसपास जानते हैं तो नासिक के पास देयर इज अ सिटी और उसका नाम है देवलाली। वहां पे एयरफोर्स स्टेशन के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में मैं क्लास 6 में स्टूडेंट थी। तो हमारी संस्कृत की मैडम ने कहा अरे तो बहुत गंदा लिखती हो शीतल, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो देन शी गेव मी अ टिप। उन्होंने कहा शीतल यूज इंक पेन। उस टाइम इंक पेन होता था, आपकी तरह बॉल पॉइंट और ये दूसरा जेल पेन नहीं होता था। सो शी सेड यूज इंक पेन, डबल लाइन की नोटबुक लो और उसमें जो संस्कृत की हमें एक शब्दावली होती थी, डिक्शनरी, शीतल आपको छुट्टियों में ये सारी लिखनी है। और यू विल नॉट बिलीव, शुरू में अगर देखो, मैं एक बोर्ड दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है ना, अगर मेरी ऐसी हैंडराइटिंग थी, अस्थि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, लास्ट में वो जाते जाते बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कि शो नहीं हो रहा है बेटा, आप देखो, है ना। yes. पहले इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती थी और लास्ट में जाते जाते वो इतनी क्लियर हो गई कि मुझे खुद को अच्छा लगने लगा कि अरे मैं तो अच्छा लिखती हूँ।
इट वॉज जस्ट कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर रही थी, मैं उसमें पूरा का पूरा फोकस नहीं डाल रही थी। सो लेजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से उसको लिख रहे हो, दिखा रहे हो। अब आप कोई घर में आता है, आपके फटाफट आप ड्राइंग रूम साफ करते हो ना। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो है लैंग्वेज एंड स्पेलिंग्स। ठीक है, कई बार हम इतनी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, देयर का दिस, दिस का देयर। मैं तो टीचर हूँ, मुझे भी पता है कि मैंने एज ए बच्चा भी गलती की है, और एज ए टीचर अब मैं चेक करती हूँ ना तो ओहो ये क्या लिखा है ना। टीचर्स को होता है, आप जैसे आपके पास कोई फ्लावर का बुके लेके आए और उसमें 3-4 फ्लावर मुसड़े हुए हैं, किसी की डंडी टूटी है, किसी की आधी कलियां फाड़ रखी हैं, तो आप कहोगे कि अरे यार क्यों लाया, इससे अच्छा तो लाता ही नहीं। ठीक है ना। तो सेम हैपेंस टू टीचर्स कि यार ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो करते ही नहीं, है ना। तो आपने क्या करना है, एक्सीलेंस हम अचीव ऐसे करते कि बेटा जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसको ठीक से करें। जैसे आप कभी स्कूल जाते हो बिखरे बिखरे बालों से जाते हो क्या? कभी नहीं जाते। ऐसे फटे फटे ये अपने बुक्स रखने, कोने फट रहे हैं ऐसे करके, आपको खुद को लगेगा कि यार व्हाट एम आई डूइंग। सिमिलरली ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हम देयर का THERE की जगह THEIR लिख दिया, वेयर का वाई लिख दिया, वाई का वैन लिख दिया। ऐसे काम नहीं चलता है। अब हम उस एज पे हैं, आप लोग सब 14 से 17 इयर्स के एज ब्रैकेट में हो, एंड दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ। आप जानते हो आप में सबसे ज्यादा पावर है, एनर्जी है, एबिलिटी टू ड्राइव थिंग्स। एक छोटी सी वो रहती है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर हल्का सा शैतानी का ज्यादा हो जाता है कभी कभी। अब थर्ड पॉइंट हमारा जो है लेजिबिलिटी के बाद कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम कैसे बोल रहे हैं। तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, अब जैसे आप बोलते भी हो, आप लिखते भी हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, यस आई थिंक देयर आर चैम्बर्स इन हार्ट दैट पंप। ऐसे नहीं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी इफेक्टिवनेस, आप कितना दमदार हो, क्या सॉलिड धांसू परफॉर्मेंस कर रहे हो। ठीक है, उसमें आपकी लेजिबिलिटी काम आती है, फिर उसमें आपकी लैंग्वेज काम आती है, आपकी यूसेज ऑफ वर्ड्स काम आते हैं, और आप किस तरीके से बाइंड कर रहे हो उस चीज को। जैसे आप कोई चीज पैक कर रहे हो, आप उसको ढीले ढीले पैक कर दोगे, घर तक लेके जाओगे सब गिर जाएगा, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन आपका होता है पैकेजिंग, कि आप कितने अच्छे से चीज को पैकेज कर रहे हो। तो कॉम्प्रिहेंशन जब आप पैकेज करते हो तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप क्लैरिटी कैसे ला रहे हो कॉन्सेप्ट में। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहां से शुरू किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू किया है, पता नहीं कहां खत्म कर दिया। हार्ट के बारे में लिखना शुरू किया था और कहां पे कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे रट्टा मार के, ओहो इसमें हार्ट आया तो जो कुछ हार्ट के बारे में मुझे पता होगा वो लिख दूंगा। इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट आ गया जीडीपी, जो आया वो लिख दूंगा। और कौन पढ़ता है, क्या पढ़ते हैं, सब ऐसे सोचते हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये एक तरह से एक लॉटरी है कि भाई 5 लोगों ने रेड लाइट जंप की, एक आदमी पकड़ा गया, उसका तो चालान हो गया ना। तो आप ये समझो कि हो सकता है वो इंसान आप हो जिसका चालान हो जाए, है ना। तो मुझे रेड लाइट जंप करनी ही नहीं है। मुझे कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है कि जिसका कोई मीनिंग ना बनता हो, जिसको कोई कॉम्प्रिहेंशन ना हो, जो नीट ना हो। क्योंकि टीचर जो होता है ना, वो यू गेट ऑलवेज। अब तुम बताओ, क्या तुम क्लीनलीनेस, नीटलीनेस के लिए अट्रैक्टिव नहीं होगे? बाहर कोई पेस्ट्री खरीदने जाओगे, एक पेस्ट्री तो बहुत अच्छा, केक बहुत अच्छा रखा है, एक ऐसे कटा फटा सा रखा है, उधर मेल्ट हो गया, उस पे से आइसिंग नहीं है, ये है वो है, उधर से टेढ़ा टूटा हुआ है। तुम कौन सा लोगे? ऑब्वियसली यू विल सेटल फॉर द गुड वन, है ना। वो कहेगा तो इसको मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो भी तुम कहोगे नहीं भैया पता नहीं किसी ने खाया ना हो, चूहे ने मुंह ना मारा हो। सो यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू, अगर आपको अच्छा पसंद है तो you also have to be presentable in terms of neatness, in terms of handwriting, in terms of legibility, in terms of choice of word, in terms of clarity. और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अंडरलाइनिंग। अब अंडरलाइनिंग और उसका हम लोगों ने कई देखा है। एज ए टीचर मैं आपसे अपना शेयर एक्सपीरियंस करती हूँ। कई बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, पूरे ऐसे मोतियों जैसे वर्ड्स लिखते हैं, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है, हमें भी देख के बहुत अच्छा लगता है, देखो कितना अच्छा लिखा है। बट वो क्या करते हैं, जैसे एक साइड में लिखना शुरू कर दिया, ऐसे एक लाइन बिल्कुल, उसको ना बीच में ब्रेक देते हैं, ना लाइन करते हैं, ना ये पता चलता कि यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है। तो वहां पे आपको अंडरलाइंस, एक पैराग्राफ के बीच में 2 लाइन छोड़ना, ठीक है, और पैराग्राफ को अलग से लिखना। अगर डायग्राम बनाने हैं तो साइड में उनके डायग्राम बना के छोड़ना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू मेक योर वर्क कैची, कि आप देखने में अच्छा लग रहा है। अब ऊपर से नीचे तक एक ही टेक्स्ट रनिंग करे जाता है तो कई बार समझ में नहीं आता कि कहाँ ब्रेक है।
और उसके बाद आपका ये होता है कि डायग्राम्स, आप कितने अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं। साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इट डज नॉट मैटर। ये नहीं कि आपको वहां पे एम एफ हुसैन की तरह ड्राइंग करनी है, नहीं, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना। अब जैसे ये हार्ट का डायग्राम है, तो आपने ऐसे यहाँ से निकाला, ये बना दिया, ठीक है, और इधर चेम्बर बना दिया ऐसे। मतलब टीचर को ऐसे समझ में आ गया है कि द स्टूडेंट वांट्स टू शो अ डायग्राम, तो आप फटाफट, जब ज्यादा आर्टिस्टिक नहीं बनना, जल्दी में बनाओ, आराम से बनाओ। जैसे ज्योग्राफी करते हो तो आपको फटाफट अगर मॉनसून का मैप दिखाना है, फिर से दिखाओ, है ना, तो ऐसे एक अपना बनाया, ये इंडिया का मैप हो गया, इतना बहुत है, मॉनसून का डायरेक्शन ये हो गया। सो दिस इज वे यू मेक यू एनरिच इट, एनरिच करते हो आप इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्राम्स के बाद फ्लो चार्ट्स पे। अब जैसे आप अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ, पीपीटी शेयर हो रहा है ना, हाँ सर कर रहे हैं, तो देखो बेटा फ्लो चार्ट्स हैं। फ्लो चार्ट्स आप ऐसे बनाते जाते हैं ताकि आपके डायग्राम की या आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए। उसके बाद आपका आता है मैप्स बना लो आप। ये सब जो है ये विजुअल इम्पैक्ट देते हैं। अब मैं बोलती रहूं ताजमहल ऐसा दिखता है, ताजमहल ऐसा दिखता है, कुतुब मीनार ऐसा दिखता है, गेटवे ऑफ इंडिया ऐसा दिखता है, आपको तुरंत मैं एक विजुअल दिखा दूं, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, एकदम क्लैरिटी आती है। विजुअल का बहुत इंपैक्ट होता है और इसमें मैप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आते हैं दूसरा कंटेंट पे। कंटेंट में क्या होता है? कंटेंट मतलब कि हम लिख क्या रहे हैं। अभी तो हमने बात किया कि हम कैसे लिख रहे हैं, अब हम बात करेंगे हम लिख क्या रहे हैं। तो कंटेंट में हमारा सबसे पहले है व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो 6 डायमेंशनल होता है। जैसे कि हम देखते हैं, वैसे तो हम 2D की बात करते हैं, फोटोग्राफ 2D है, मैं लाइव 3D चल रही हूँ, वैसे 4 दिशाएं हैं, 4 हैं, पर हमारे आंसर जो हैं वो 6 डायमेंशनल होते हैं। क्या है, क्यों है, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ और क्या उसका आउटकम हुआ। अब जैसे ये पानी की बोतल है, 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन है इसके, ठीक है ना। अब हम अपने आंसर को कितना होलिस्टिक, कितना कंप्लीट बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अब ये चीजें जो हैं ये हमारे सोशल साइंसेस के आंसर में, इकोनॉमिक्स के आंसर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टू सर्टेन एक्सटेंट साइंस के आंसर्स में भी, जैसे बायो के आंसर में होती है कि भाई कोई डिजीज है, क्यों होती है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या उसके पीछे उसके सिम्टम्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब चलता है। सोशल साइंसेस में आपको होता है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की और उसके आउटकम्स क्या हुए। तो आपका व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ डिड इट इम्पैक्ट, अगर आप इन सब के बारे में एक लाइन भी लिख देंगे तो आपका हाफ अ पेज आंसर आता है, विच इज वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका जो इसमें है कंप्लीट पैकेज। ये कंप्लीट पैकेज जब भी बनता है जब आप ये व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं। फिर आपका होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है कि आप एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कोरिलेट कर दो। हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे वो घोड़े को नहीं लगाते हैं, आई ब्लिंकर्स, ब्लाइंडर्स जो होते हैं वो लगा लेते हैं और अपनी वही बात करते हैं कि जो हमें करना है। समटाइम से क्लास 11th और 12th एंड इवन एट क्लास 9th एंड 10th, अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेटिव हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो, आप कोरिलेशन बनाओ, कोरिलेशन के बाद आप उनको रिलेट करो, थोड़ा सा डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस करो। साइंसेस में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशंस। तो आप प्रोसीजर लिखो स्टेप बाय स्टेप, आप डेरिवेशंस बनाओ। डेरिवेशंस आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, वही जैसे डिजिट के नीचे डिजिट आ रहा है, स्टेप के नीचे स्टेप आ रहा है, और आपके आप कई बार होता है हम लैम्बडा को ऐसे बना देते पता ही नहीं चलता लैम्बडा है ये, और फिर बाद में आप जाके टीचर से कहते हो मैडम मैं तो ये करना चाह रहा था। नहीं बेटा, तो आपको अच्छे से करना चाहिए था ये। तो आपके प्रोसीजर, डेरिवेशन, सॉल्यूशन और स्टेप्स जो साइंस में, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एपरेटस है, एम है और इन्फरेंस है, सब कुछ बहुत क्लियर लिख के और हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसको हम कंटेंट को बिल्कुल क्लैरिटी से प्रेजेंट करेंगे तो हमारा कंटेंट बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। अब हम आते हैं लास्ट अपने थर्ड वाले पिलर पे, एनवायरनमेंट पे।
अब एनवायरनमेंट के क्या क्या हमारे वो होते हैं, एनवायरनमेंट एक तो देखो, अब हम लोगों को देखो, हम सब शहर में रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर शोर भी होता है, घर में भी होता है, बट स्टिल आई कैन फाइंड अ कॉर्नर फॉर माई सेल्फ वेयर आई कैन सिट क्वाइटली एंड स्टडी। और प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही सुनसान में जाके पीपल के नीचे बैठ के तपस्या करनी है, एब्सोल्युटली नो। आप जहां भी बैठे हो वहां बैठो, वहां पे आप अपना बेसिक इक्विपमेंट रखो। जैसे मुझे पता था मुझे स्टूडेंट से बात करनी है, तो मैंने अपने पास पेंसिल्स रखी, एक मार्कर रखा, एक व्हाइट बोर्ड रखा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बना के रखे, और अपने साथ एक पानी का बॉटल रखा, बेसिक इक्विपमेंट पूरा रेडी करके बैठो कि भाई मुझे बार बार ना उठना पड़े, ये ना करना पड़े। और साथ में थोड़ा सा काम में अपना रफ वर्क का है, जो रफ वर्क है हमेशा आपके क्लास के नोटबुक में होता है, आप एक ऐसा बोर्ड पेन भी रख सकते हो जिसको मिटा मिटा के आप यूज कर सकते हो, व्हाटएवर। ये हमारा है बेसिक टूल किट जो हमारे पास होना ही चाहिए। मान लो आप प्लम्बर है या कोई आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, वो आया, अच्छा ये लाइट खराब है, भैया एक पेचकस देना, भैया टेप देना, भैया हैमर देना। आप कहोगे भैया तुम प्लम्बर हो, तुम इलेक्ट्रिशियन हो कि मैं हूं, ये सब कुछ तुम्हें लाना था, ये तो बेसिक टूल किट तुम्हारा है, ठीक है ना। तो आपके टूल किट में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो थोड़ी चीजें होनी चाहिए, एक बेसिक ज्योमेट्री सेट होना चाहिए, इरेजर, आजकल ये सबको अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर ये सबको अवेलेबल है। आप नोट्स लिखते हैं, कुछ नोट्स होते हैं मेंटल नोट्स, जैसे अभी आप जो मेरी बातें सुन रहे हो वो मेंटल नोट्स ले रहे हो। कुछ होते हैं फिजिकल नोट्स जो हम जैसे शेयर कर दिया, मैडम ने शेयर किया, क्लास में लिखा, वो नोट्स बनाने चाहिए। एक हमारा होता है स्टडी मटेरियल। अब जिस दिन हम एग्जाम देने जाते हैं उस दिन सारी बुक्स तो नहीं उठा ले जाते, तो हम अपने नोट्स ले जाएंगे, बेसिक मटेरियल कि अरे हाँ ये जल्दी जल्दी करना है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। मैं बड़ा सेलेक्टिव स्टडी करती थी क्लास 12th में, और एक बार क्या हुआ, क्लास 12th में हमारा हिस्ट्री का एग्जाम था, और मैंने अपने सब फ्रेंड्स को कहा, मैंने कहा यार मैंने ना सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार किए और ये 10 क्वेश्चन के ये 10-10 पॉइंट्स हैं, जैसे कि भाई जो भी एक क्वेश्चन था उसके 10 पॉइंट्स बनाए, उसको मैं एलैबोरेट करूंगी। तो मैंने कहा कि भैया ये क्वेश्चन आए तो मैं पास हूं, अगर इनमें से एक भी छूट गया तो मैं फेल हो सकती हूँ। यू विल नॉट बिलीव, 10 के 10 सेम क्वेश्चंस। इट इज, यू कैन कॉल इट एज लक, you can call it as foresight, you can call it as selective study, whatever. Sometimes God helps you and God helps those who help themselves. मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किए और आज भी you will not believe मेरे पास वो नोट्स भी हैं और वो क्वेश्चन पेपर भी है क्लास 12th का जो मैंने इतने साल पहले कर लिया था, बट आई हैव केप्ट इट एज अ प्रूफ ऑफ माई स्टेटमेंट कि मैंने ये 10 तैयार किए थे और ये 10 आ गए। एंड देन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक। कई बच्चे सोचते हैं बहुत घंटे बैठे रहो तो पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता। अपना एग्जाम्पल मैं फिर से दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको हैंडराइटिंग में दिया था, इतना रद्दी लिखती थी, बाद में ठीक हो गया। आपको ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जैसे हर 10 मिनट में गए, 3 मिनट घूम के वापस आ गए, हर 5 मिनट में गए। जैसे वंस अगेन आई कोट माय एग्जांपल, मैं अपनी मम्मी को बहुत हेल्प कराती थी, तो 10-15 मिनट में उठ के मम्मा कोई काम है छोटा सा, हाँ ये बाहर धूप में डाल के आना है, वो डाल के आके फिर बैठ के पढ़ने लग गई। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन भी था कि आई एम नॉट मिसिंग ऑन समथिंग which is important also, but at the same time I am not missing on something कि यहाँ बैठे बैठे कमर टूट गई, आंखें दुख गई, बहुत होते हैं ये इश्यूज। ऑनलाइन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है। सो यू टेक अ ब्रेक, नॉट बिटवीन द क्लासेस बट ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं तो हमारे पास जो आइडियाज हैं या टेक्निक्स क्या होती हैं। अब टेक्निक्स आप कैसे लर्न करते हो कि आप मैं याद कैसे रखूं, भूल जाता हूं। सबसे पहला है लोकेट द थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे साइंस का है या वायरस का है, इतना कुछ हुआ कोरोना के दौरान, किसी का लंग्स हर्ट हुआ, किसी का ब्रेन डैमेज हुआ, कुछ हुआ। अब आप जितनी भी साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, क्लॉटिंग का है, ब्रेन का है, स्ट्रोक का है, हार्ट का फंक्शन है, लंग का फंक्शन है, आप ना किसी चीज से रिलेट कर लो, आप कनेक्ट कर लो। जैसे कि आजकल तो न्यूज बहुत सुनते हैं, न्यूज आती भी रहती है, कभी कभी आप घर में समाचार भी देख ही लेते होंगे। यू कनेक्ट थिंग्स, जैसे ग्लोबलाइजेशन का है, साइंसेस में भी, सोशल साइंसेस में भी। आप इन चीजों को कनेक्ट करोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी। किसी और से नहीं कनेक्ट कर सकते तो अपने से कनेक्ट कर लो, अपने से कर सकते हो अपनी फैमिली से कनेक्ट कर लो। जैसे अभी कोई हमें लीनिएज याद रखनी है, मुगल का रखना है या पेशवा का रखना है, किसी का भी करना है तो हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये वो है, ये वो है, ये मैं हूं, इस तरीके से मेरा फैमिली ट्री ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। ये कनेक्शन आपको मेमोरी करने में बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको साइंस का एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एलिमेंट्स याद करने हैं आपको। एलिमेंट टेबल होता है ना मेंडल्स का, उसमें एलिमेंट टेबल कैसे याद करेंगे। हाय हेलो ली थी बेरी की बोरी,
चीकू ने ऊपर फेंकी, नीना मांगे अली से पैसे। अब इस एक लाइन में मैंने तुम्हारे पहले 25 एलिमेंट बोल दिए हैं। हाय हेलो ली थी बेरी की बोरी, चीकू ने ऊपर फेंकी, नीना मांगे अली से पैसे। आप ये सेंटेंस याद करो, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद एलिमेंट टेबल खोलना और उसमें देखना कि आप हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिथियम, बोरियम, बोरॉन, ऐसे 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 करके आपको सेंटेंसेस आते हैं। किसी का कोई एब्रिविएशन बन सकता है, किसी का कुछ बन सकता है। एंड गुड थिंग अबाउट दिस टाइम इज, आज की एज में आपकी एडवांटेज है टेक्निक, ऑडियो विजुअल सब है, और सोशल साइंसेस तो बिल्कुल आराम से याद हो जाती हैं। अब जैसे नरेंद्र सर के लेक्चर्स हैं हार्ट पंपिंग ब्लड पे, थोड़े से प्रेशर से बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल ये खुल जाते हैं और ब्लड दोनों ऑरिकल में से करते हैं। अब ऑडियो विजुअल में है, एक बार आप ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का देख लो, रेस्पिरेटरी का देख लो, डाइजेस्टिव का देख लो, ये सारा आप जब देख लेते हो तो विजुअल इम्पैक्ट में बहुत अच्छे से लर्न भी होता है और आप बाकी चीजें एब्रिविएट करके कर सकते हो। एक होता है राइटिंग हैबिट, कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, मेंटल नोट्स सोचते हैं, हम बहुत सोचते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, 1 घंटा आपसे बात करूंगी, आपको लगता है हाँ मुझे तो सब याद रह जाएगा, बट मेंटल नोट्स की एक लिमिट होती है। उसमें मेंटल नोट्स में हम क्या चीज याद रखते हैं, या तो पीक मतलब जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, ठीक है, या लास्ट का पॉइंट याद रखते हैं। अब हम कितना याद रख पाते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो आपके उसमें उसको आप बाद में रिविजिट कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करता है। तो मेंटल नोट्स 2 तरीके से चलते हैं, या तो बेस्ट याद रहता है, जैसे आपको याद रहेगा मैडम ने हाय हेलो ली थी बेरी की बोरी बताया था, या फिर जो लास्ट में मैं पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो मेंटल नोट्स के रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए रिटन नोट्स हमेशा, कुछ भी स्क्रिबल करोगे ना वो हमेशा याद रहेगा क्लास, कुछ भी करोगे तो आपको वो रहेगा। और रिविजन और क्विक ग्लैंस, कि जैसे मैंने आपको इतना एग्जांपल दिया, 10 के 10 पॉइंट बनाए थे, 100 पॉइंट याद किए, वो आ गए, बिकॉज गॉड हेल्प मी, आई वाज हेल्पिंग माई सेल्फ। वो ऐसे ही होता है, कभी कभी आप लकी हो जाते हो, नॉट ऑलवेज, हो सकता है दूसरे एग्जाम में बहुत ब्लंडर हुआ हो, बट मैंने ये कोट किया कि मेरा बेस्ट एग्जाम्पल है, तो वही मुझे याद है, पीक है, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, खाना खा के क्या खाया, क्या लगा, अच्छा, अरे यार उनका कोरमा बेस्ट था, तो वो पीक था। या लास्ट में हमने कुल्फी खाई थी। सो दिस इज आपका रिविजन, क्विक ग्लैंस, मेमोरी, तीनों चीज कंबाइन। और फिर एक होता है सीक्वेंस, आप उसको सीक्वेंशियली रिलेट कर लो किसी चीज से, जैसे एलिमेंट का टेबल हो गया या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, कैसे कैसे होता गया, कैसे कैसे आप उसको याद करते गए, वो आपकी टेक्निक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, 3-4 चीज होती है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, आप अपने को कितना टाइम दे रहे हो, और ये मत सोचो कि ज्यादा टाइम दिया तो ज्यादा पढ़ाई हो रही, ठीक है। अगर फोकस नहीं है तो 24 घंटे बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। टाइम मैनेजमेंट, उसमें आपको सब कुछ रखना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक प्रोफेसर क्लास में आए, उन्होंने एक जार था, ऐसे एक जार था, उसमें क्या किया, लाके बॉल्स भर दिए, टेनिस बॉल्स होते ना जिनसे हम खेलते हैं, ऐसे टेनिस बॉल्स भर दिए। उन्होंने कहा कि ये जार फुल है, बच्चे बोले सर फुल है, तो उन्होंने कहा अच्छा, इसमें मुझे तो जगह दिख रही है। उन्होंने क्या किया, उसमें छोटे छोटे पेबल्स डाल दिए, जो होते हैं ना कंचे, वो डाल दिए। बोले कि अब ये जार फुल है, तो बोले कि सर हाँ अब ये फुल है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसमें अभी भी जगह दिख रही है। उन्होंने क्या किया, इस जार में सैंड डाल दी, सैंड होती ना मिट्टी, तो मिट्टी जो थी उसको ठक ठक मारा, मिट्टी जाके पूरी जगह पे भर गई। तो बोले अब ये फुल है, तो बच्चों ने कहा हाँ सर अब ये फुल है। बोले कि अभी भी इसमें जगह है। उन्होंने क्या किया, 1 कप कॉफी उसके अंदर डाल दी। बोले अब ये फुल है, तो बोले हाँ अब ये फुल है, हालांकि मैं इसमें और भी कुछ डाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जार का जो एग्जाम्पल है, ये हमें कुछ सिखा रहा है। ये हमारे मेन काम होते हैं जिंदगी के, जैसे मुझे एज ए स्टूडेंट सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, मेन काम मेरा ये है। पेबल्स जो हैं वो मेरी फैमिली है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, कि भैया छोटे भाई को थोड़ा मैथ्स का सम समझा दिया, छोटी बहन को थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आए, ये मेरे पेबल्स हैं। तीसरा क्या है, सैंड मेरी हॉबीज हैं, थोड़ा सा गाना गा लिया, सुन लिया, कभी कभी टीवी देख लिया, वीडियो गेम खेल लिया। और कॉफी क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे हम कितना ही समझें कि हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा मस्ती का टाइम हमेशा होता है। पर अगर मैं सबसे पहले इस जार में सैंड ही भर दूं
तो कुछ और आएगा नहीं आएगा, है ना। तो हमें लगेगा अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। हम किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करें। 8 घंटे तो सोना है ही, बचे 16 आवर्स में से 2 घंटे निकाल दिए, फिर हमें 14 आवर्स बचे। 14 आवर्स में अगर मैं 5 आवर्स 6 आवर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ तो 7-8 घंटे तो बाकी कॉफी के लिए, सैंड के लिए, पेबल्स के लिए बचते हैं ना। तो हमें अपना क्या करना है, टाइम ऐसे एलोकेट करना है और उस टाइम के साथ हमें टास्क मैनेजमेंट करनी है कि भाई हाँ ये टास्क है। अब ये नहीं मैं जैसे पढ़ने बैठता हूँ आप मुझे ये कह देते हो, हमें निगोशिएट करना है। हमें प्यार से देखो, आप देखो आप कोई सुई ले लो, बहुत हार्ड मोटी सुई, आप उसको पत्थर में गाड़ना जाओ, गड़ेगी? पत्थर भी रिजिड है, सुई भी रिजिड है, दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, उल्टा टूट जाएंगे पर एक दूसरे के अंदर घुस नहीं पाएंगे। अगर आप देखो, कभी आप दीवारों पे देखो, छोटा सा पौधा है ना, पत्थर को फाड़ के निकल आता है, उसकी ब्यूटी क्या है, वो सॉफ्ट है ना, वो सॉफ्ट है, वो निगोशिएट कर गया, वो पत्थर में से निकल जाएगा, बट सुई नहीं निकलेगी जो इतनी स्ट्रांग है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सॉफ्ट रहते हैं, हम प्यार से बोलते हैं, हम निगोशिएट करते हैं, कई बार होता है हमें लगता है ये तो हमारी एनिमी है, बट डोंट ट्रीट योर जनरेशन एल्डर टू यू एज योर एनिमी। वो सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हो सकता है उनके साथ अच्छा ना हो पाया हो, इसलिए वो तुम्हें इतना कहते हैं कभी कभी। इसलिए टाइम मैनेज करो, टास्क मैनेज करो, रूटीन को मैनेज करो। कई लोग मतलब ठीक है बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जाओ, कभी कभी हम लोग अपने को नाइट पर्सन बना लेते हैं, डे टाइम में नहीं होते, बट अगर हम रूटीन के साथ हैं, जैसे हम लाइन के साथ चल रहे हैं, अब साइकिल टायर के साथ घूम रही है, अब चेन उल्टा घूमने लग जाए तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी ना, उसकी एक आधी स्पाइक्स इधर उधर हो जाएंगी। एंड 1 स्टेप एट ए टाइम। ये नहीं कि मैं सारी किताबें खोल लूं, अब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ रहा हूँ, सोशल साइंस भी पढ़ रहा हूँ, नहीं, कुछ नहीं, है ना। आराम से पढ़ो, हर चीज का आराम से स्वाद लो, थोड़ा टाइम रखो, फोकस रखो। जब 1 घंटा ही पढ़ो चाहे, तो सोचो अर्जुन की तरह कि भाई इस 1 घंटे में मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। हाँ 1 घंटे के बाद मैं देखूंगा, उस 1 घंटे में मैं 2 बार बीच में घूम के आऊंगा, क्योंकि मुझे आईज को भी रेस्ट चाहिए और वैसे भी देखना पड़ेगा ना कहीं पानी चल रहा हो बाहर, कुछ ना हो जाए। तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन करके ना अपने को हल्का सा बैलेंसिंग एंड निगोशिएशन करना है। बैलेंसिंग और निगोशिएशन इन द सेंस कि एकदम एक्सट्रीम भी नहीं। अब मान लो एक गिटार, सपोज आप एक ऐसे, हम लोग एक गिटार देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। अब इस गिटार के बेटा मैं स्ट्रिंग्स बहुत टाइट कर दूंगी तो स्ट्रिंग्स टूट जाएंगे, और बहुत ढीले कर दूंगी तो कैसा साउंड आएगा, ढंग ढंग। आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह कोई बजाते होंगे गिटार वगैरह, तो कहेंगे नहीं रे गिटार को ट्यून कर। ट्यून करने का क्या मतलब होता है बेटा, बैलेंसिंग। फाइन ट्यून तभी आती है जीवन में जब आप बैलेंस्ड रहते हो। आप एक ही चीज करे जाओ, मीठा अच्छा है खाने के लिए, पर क्या आप 3 दिन लगातार चॉकलेट खा सकते हो? नमक अच्छा है, जरूरी है खाने में, बट क्या आप इतना सारा नमक एक सब्जी में डाल सकते हो और बोले देखो मैंने कितनी अच्छी सब्जी बनाई? नहीं। बैलेंसिंग इज दिस, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा फीका, दैट इज बैलेंस। और वो बेस्ट बुके होता है। एक में लाल फूल ही फूल ऐसे क्रश कर दे, नो। बफे में सब कुछ चलता है, बुके में सब कुछ चलता है, लाइफ में सब कुछ चाहिए बैलेंस के साथ। और बैलेंस हम जब क्रिएट कर पाते हैं जब हम निगोशिएट करते हैं। जैसे स्कूल में आप लोग बहुत करते हो, तू मेरे लिए पेंसिल ला, मैं तेरे लिए रेजर लाऊंगा, ये पेंसिल मुझे पसंद है, तू मेरे पेन से एक्सचेंज कर ले। कभी 1 साइडेड होता है? कभी नहीं होता। सो निगोशिएशन चलता है। इसी तरह पेरेंट्स से, भाई बहन से, उनसे समय से निगोशिएट करो। अच्छा पापा मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, फिर मैं आपका ये काम देखूंगा, ठीक है। अच्छा मामा मैं ये करती हूँ, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। तो पापा मम्मी भी तो करते ना निगोशिएट आपके साथ, तेरे अच्छे नंबर आए मैं तुझे घड़ी ला के दूंगा, वो भी तो निगोशिएशन ही है ना। तो वो कर रहे हैं, आप भी सीखो। दिस इज कॉल्ड एज लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट इन द सेंस कि हम अपना सारा का सारा कंप्लीट पैकेज किस तरीके से बनाएंगे। अब देखो हम ये सीढ़ी देखते हैं, एक ही आप अगर आपके साथ शेयर हो पा रही है तो ये विच स्टेप हैव यू रीच्ड। हमें लगता है आई कांट डू इट, आई वोंट डू इट, मैं ये करूंगा ही नहीं। फिर लगता है आई कांट डू इट, आई वांट टू डू इट। धीरे धीरे जब आप चढ़ना शुरू करते हो, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, एंड आई विल डू इट, एंड यस आई डू इट, है ना। ये एक ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं। और अब आप सब साइकिल सीखी होगी बचपन में, सब ऑलमोस्ट 95% लोगों ने सीखी होगी। अब आप ये याद करो, पहले दिन लगा था अरे मुझे तो आ ही नहीं पाएगी, मैं नहीं चलाऊंगा। फिर
अच्छा मैं देखता हूँ, मैं चलाना नहीं सीखूंगा, अच्छा मेरे को थोड़ा थोड़ा आ गया है, हैंडल पकड़ना आ गया, स्टेप आ गया। लाइफ इज वेरी इजी। हम ना इसको डर के अपना इतना वो बना लेते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो कर पाएंगे कि नहीं, मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग ना अपनी मेंटल बैरियर्स बना लेते हैं। और मेंटल बैरियर पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार दो दोस्त थे, एक 15 इयर्स का था, एक 10 इयर्स का था। दोनों जंगल गए और क्या हुआ, एक्सीडेंटली 15 इयर्स वाला एक गड्ढे में गिर गया। तो अब वो छोटे वाला परेशान हो गया, भाई इसको कैसे बाहर निकालें। उसने क्या किया, ऐसे गिलोय का बेल जैसी वो तोड़ी, उसको डाला, थोड़ी देर खींचा, नहीं निकला, थोड़ी देर खींचा, नहीं निकला, थोड़ी देर खींचा, नहीं निकला, फिर भी वो लगा रहा और उसको खींच के बाहर निकाल लाया। गांव वापस आए तो बोले तुम लोग बहुत लेट हो गए। हम लोग इसलिए लेट हो गए कि ये ना बड़े वाला उसमें गिर गया था। तो लोग बोले अरे दिस इज नॉट बिलीवेबल कि 10 साल के बच्चे ने 15 साल के बच्चे को बाहर खींच लिया, ये तो हम नहीं मानते। लोगों ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो इतनी देर में एक बूढ़े दादाजी थे, वो बोले आई ट्रस्ट यू गाइज, मुझे ट्रस्ट है कि तुमने इसको खींच लिया होगा बाहर। तो सबने, गांव ने, ऐसे पंचायत ने उनकी तरफ देखा, बोले बाबा आप ऐसे क्यों कहते हो कि इन्होंने कर लिया होगा। बोले वहां इनको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। इट वॉज हिज ओन डिजायर, हिज ओन डिसिप्लिन कि नहीं, उसको एज वेज का कुछ नहीं पता था। वहां उसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू 10 साल का है, तू तेरा वेट 30 किलो है, तू 15 साल के 40 किलो के आदमी को नहीं खींच सकता। बोला नहीं, बैरियर्स नहीं थे वहां पे, कोई इसको डिमोटिवेट करने वाला नहीं था, तो तुम खींच लो। अब ये स्टोरी चलती तो है हमारी जिंदगी में, पर हमें लगता है, कई बार हमें लोग कहते हैं, भाई बहन ही चिढ़ा देते हैं, अरे तू क्या करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए। जोकोविच है ना अपना टेनिस प्लेयर, अभी उसने अपना फ्रेंच ओपन जीता था। तो वो एक बार उसको बोला कि तुम्हें इतना लोग, जब नडाल से मैच होता है, फेडरर से मैच होता है, सबको ये लगता है सब नडाल फेडरर कर रहे होते हैं, फिर भी तुम जीत जाते हो, लास्ट मोमेंट पे 2 सेट हार के भी 3 जीत जाते हो। वो कहता है जब लोग ये कर रहे होते हैं ना नडाल, तो मुझे जोकोविच सुन रहा होता है। तो वो क्या करता है, बोला मुझे ऐसा सुन रहा होता है कि लोग मुझे एनकरेज कर रहे हैं। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, अब क्रिटिसिज्म को तो खत्म नहीं कर सकते हैं। यू कांट चेंज योर नेबर्स, यू कांट चेंज योर फैमिली, यू कांट चेंज योर सराउंडिंग्स एंड पीपल क्रिटिसाइजिंग यू। बट आप उस म्यूजिक को आते आते आपके कान में वो क्या बन गया, वो तो जैसे लोगों ने आप पे ईंट फेंकी ना, तो आप उस ईंट की एक सीढ़ी बना लो, आप उन ईंटों को अपना स्टेयरकेस बना के और उस पे चढ़ जाओ। तो ये हमारी लाइफ का मोटो है, ये हमारा एक किस्म से लाइफ मैनेजमेंट स्किल है। अब अगर आप ये देख रहे हो लाइफ मैनेजमेंट स्किल वाली ग्रीन स्लाइड, तो क्या है, होप है, ऑप्टिमिज्म है, मैं कर सकता हूं। नहीं कर पाए तो बेटा देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी सीन एज एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ तो और नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है ना। करत करत अभ्यास की जड़ मत होए सुजान, रस्सी आग जात के सिल पर परत निशान, ठीक है ना। होप रखो कि मैं कर लूंगा और ऑप्टिमिज्म रखो कि अच्छा हो पाएगा, ठीक है। नेसेसरीज यही नहीं है कि 100 आएगा, बहुत अच्छा है, बट भगवान ना करे किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण खराब हो गया तो पेसिमिस्ट मत हो, बिकॉज लाइफ ऑलवेज ओपन्स द अदर डोर व्हेन इट क्लोजेस वन डोर। सो होप रखो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, ट्राई टू पुट फॉरवर्ड योर बेस्ट, ठीक है ना, एक्सपेक्ट द बेस्ट, बट ऑल्सो समटाइम्स बी रेडी फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो आप एक ऐसा करो कि आप बेस्ट दो अपना, नहीं हो पाता तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या मालूम, मैं तो सबसे अच्छा दौड़ रहा हूँ इंडिया में, बट ओलंपिक्स में गया है अमेरिकन मेरे से अच्छा दौड़ रहा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में करेंगे। सो होप रखो, ऑप्टिमिज्म रखो, एफर्ट पूरा डालो, एंड थैंक्स, थैंक यू, साइड वाले लोगों को थैंक यू बोलो। अब मैं उस बच्चे को जो बार बार मुझे म्यूट कर रहा था ना, उसको थैंक यू बोलती हूँ, पूछो क्यों, इसलिए बोलूंगी कि उसके बीच बीच में रोकने से मुझे पता चला कि बच्चे मुझे सुनना चाहते हैं, है ना। थैंक्स बेटा कि आपने मुझे बार बार रोका, ताकि मुझे एक फीडबैक यही मिल गया कि मेरे चुप होते बच्चे, मैम आप म्यूट हो गए, मैम आप म्यूट हो गए, मुझे एक इनडायरेक्ट फीडबैक मिला कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड दैट्स अ कर्टसी, छोटा छोटा थैंक यू। लोगों के साथ कोऑपरेट करो, कोऑपरेशन रखो, कोलैबोरेट करो। अब ये 3 पॉइंट कैसे, पहले वाला उसने फिर म्यूट कर दिया मुझे। नो मैम, वो भागवत गीता में भी लिखा है ये। हाँ अच्छा, हाँ मैं क्वेश्चन आंसर में करूंगी बेटा, जस्ट लास्ट स्लाइड पे फिनिश करती हूँ। अब देखो इस स्लाइड में पहला है HOT हॉट, फिर है CCC, है ना। आप इस तरह एब्रिविएशन करके याद कर सकते हो।
शेयरिंग एंड केयरिंग है। शेयरिंग मुश्किल होता है कभी कभी नोट्स का, बिकॉज मैंने बहुत अच्छा आंसर बनाया, मैं उसको शेयर कैसे कर लूं, बट जो बेसिक्स है आप फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, हम जब दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होते, पढ़ा रहे होते ना, तो हम बहुत अच्छे से वो करते हैं, हमें खुद भी समझ में आ रहा होता है। मैंने देखा मेरा खुद का नेफ्यू, उसको हिस्ट्री में उसने क्या किया, क्लास 12th में एक स्टूडेंट को पकड़ लिया। वो बोला यार मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैं नेशनल्स खेलने गया हुआ। तो बोला अच्छा आजा, मैं तुझे सारा पढ़ा दूंगा। और उसने क्या किया, उसको बुलाया, बिठाया, उसको पढ़ाने के चक्कर में उसके खुद के 99 आ गए, है ना। तो आप जब शेयर करते हो, आप दूसरे को तो देते ही हो, उसको केयरिंग दिखाते हो, बट आप खुद भी तो सॉलिड हो रहे हो ना, आपकी खुद की भी तो मसल बन रही है ना जब आप किसी को सहारा दे रहे हो। और कहीं पे भी ऐसा लगे कि भाई हम एक स्टम्बलिंग ब्लॉक आ गया, फुल स्टॉप आ गया, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो अपने माइंड को, है ना। एक बहुत अच्छा घुड़सवार था, हंटर था, वो हंटिंग करने के लिए गया जंगल में, और गलती से उसका घोड़ा जो था वो गड्ढे में गिर गया। कैसे निकाले, उसने बहुत ट्राई किया, बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बोला यार घोड़े को तो मैं ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकता, ये भूखा मरेगा, रोएगा, मैं क्या करूं। तो हंटर थॉट कि बाहर साइड की मिट्टी उस घोड़े पे डाल देता हूँ, इसको जिंदा ही हमें दफना देता हूँ। तो वो जैसे जैसे मिट्टी डालता गया ना, घोड़ा ऐसे झाड़ झाड़ के मिट्टी और उस पे चढ़ता गया, थोड़ी देर बाद इतनी मिट्टी भर गई कि घोड़े ने आराम से जंप मार बाहर ली। दिस इज रीस्टार्टिंग एंड रिफ्रेशिंग। और ये न्यू एवेन्यूज है, न्यू होराइजन्स है कि हम किस तरीके से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट यू हैव टू थिंक कि आज से चलो चेंज करते हैं। कभी कभी हमेशा धक्का लगता है, ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपको डर लग रहा है, आप गिव अप करना चाह रहे हो, दिस इज वेरी नॉर्मल। ये सब होता है, सबके साथ होता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सबकी लाइफ में ये स्टेजेस आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी हैज द सेम बेसिक कंपोनेंट। सेल है, नर्व्स है, दिस है, दैट है, मेरे को भी माइटोकॉन्ड्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कुछ है। तो सबके एक्सपीरियंसेस भी सबके कॉमन है ना। किसी के साथ ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, देर में है, लेट है, बट होराइजन्स आर ऑलवेज देयर, और वो है। एंड में मैं ये कहूंगी कि मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। अगर कुछ भी एक इशू भी समझ में आया तो मेरा काम पूरा हुआ। पर ये दी एंड ऑफ द लेक्चर है, बट दिस इज बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा इन योर लाइफ। कभी घबराना नहीं, कभी परेशान मत होना। आपको एक लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। नेल्सन मंडेला का नाम आप सबने सुना है, अपार्थाइड में साउथ अफ्रीका की। यस मैम, यस मैम, चैप्टर भी है सेकंड। हाँ, नेल्सन मंडेला की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेल्सन मंडेला तो अफ्रीकन थे, डार्क कलर थे, और रेसिज्म बहुत खराब था। तो एक ब्रिटिश टीचर मास्टर था उनके वहां पे, उनको कुछ ऐसे ट्रेनिंग दे रहा था। तो ब्रिटिश मास्टर उनसे बहुत चिढ़ता था कि भाई ये अफ्रीकन्स हैं, ये है, वो है। रेसिज्म का तो आपने पढ़ा है बेटा सोशल साइंसेज में, इट वाज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। सो एक बार क्या हुआ कि एवरीबडी वाज ईटिंग इन द डाइनिंग रूम। तो नेल्सन मंडेला अपना प्लेट लेके आके उसी टेबल पे दूर बैठ गए जहां पे वो उनका ब्रिटिश मास्टर बैठा था। तो ब्रिटिश मास्टर कहता है, नेल्सन, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू दैट पिग्स एंड बर्ड्स डू नॉट सिट एंड ईट टुगेदर। तो नेल्सन मंडेला बोले, ओके थैंक यू सर, आई विल फ्लाई अवे। माने कि मैं तो बर्ड हूँ और तुम पिग हो। तो द मास्टर गॉट वेरी फ्यूरियस, ही सेड, अच्छा इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मैं इसकी करना चाह रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक एग्जाम दिया कि भाई क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछा कि नेल्सन, इफ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड देयर आर टू बैग्स, वन हैज मनी एंड द अदर वन हैज विजडम, व्हिच वन विल यू पिक अप? सो नेल्सन मंडेला ने कहा सोच के, बिकॉज उनके पापा ने कहा था कि नेवर बी रूड टू एनीबडी, बोले सर आई विल पिक अप द मनी बैग। तो पीटर ने फिर बोला आई न्यू यू पीपल आर लाइक दिस ओनली, यू विल पिक अप मनी बैग ओनली बिकॉज यू आर लालची एंड ऑल दीज थिंग्स। बोला नहीं सर, आई विल पिक अप द मनी बैग एंड एवरीबडी पिक्स अप द थिंग्स दैट दे नीड, विजडम आई ऑलरेडी हैव, दैट इज व्हाई आई पिक अप मनी। तो पीटर को फिर से उसको बेइज्जती हुई कि भाई आई वुड हैव पिक्ड अप विजडम, ये इसको बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको इसके एग्जाम में देखूंगा। तो एग्जाम में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने अपनी शीट सबमिट की, तो पीटर ने उस पे नीचे लिख दिया इडियट। तो नेल्सन मंडेला को फिर लगा कि यार ये फिर मुझे गुस्सा दिला रहा है, मेरे को बेइज्जती करना चाह रहा है, बट हाउ डू आई मैनेज माय एंगर आल्सो, हाउ डू आई मैनेज माय लाइफ, माय टेम्परामेंट, माय एबिलिटी टू गिव आंसर बैक टू हिम। तो देन ही वेंट बैक टू पीटर, ही सेड सर वेरी सॉरी, यू साइंड माय आंसर शीट बट यू डिड नॉट गिव मी मार्क्स। तो फिर पीटर को समझ में आया कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू पुट डाउन समबडी,
There is always a way of wisdom and negotiation without being bad or angry or rude to somebody, and then you can show the person his place. And you all know, नेल्सन मंडेला के चैप्टर्स हैं बुक में, पीटर का कोई चैप्टर नहीं है। नेल्सन मंडेला के क्यों है? क्योंकि he had that ability to fight back with dignity, with respect, with wisdom, with knowledge, with sheer perseverance, कि कोई बात नहीं, कितने साल जेल में डाला, सब कुछ किया, but still he had that I have to do it. So यही आपको excellence रखना है. We don't do anything different. All we do is something differently. हम सभी वही आंसर लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर आता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां बोर्ड एग्जाम होते हैं, जिस केवी में, केवी मॉस्को, केवी नेपाल, सब जगह, बट आपके नंबर अच्छी क्यों आएंगे? क्योंकि यू आर डूइंग द सेम आंसर डिफरेंटली, यू आर नॉट डूइंग अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो टॉप करता है वो डिफरेंट आंसर्स नहीं, उसकी उसको इजी मिल गया, मुझे हार्ड मिल गया, एब्सोल्युटली नो। ऑल यू हैव टू डू इट, थिंक, अपने आप को मैनेज रखना है, अपनी लाइफ के घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखनी है और अपने को अच्छे से कंडक्ट करना है। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू पीपल। अब बताओ कोई क्वेश्चन है? मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, सबका थैंक यू ले लिया। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। स्पेशली थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम। माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस तो बेटा बहुत होते हैं और आंसर्स भी बहुत होते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग ना सिर्फ हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे बहुत अच्छी कार खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीद ली, ऑडी खरीद ली, पर उसको चलाना नहीं जानते। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, बहुत अच्छी कार है, मर्सिडीज ऑडी जैसी है, बट हम उसके ड्राइवर अच्छे नहीं होते, हम उसको थोड़ा मिसमैनेज कर देते हैं। बात ये है कि हमें सिर्फ अपना एज अ स्किल इम्प्रूव करना है, हम उसको कितना संभाल के रख सकते हैं। गलती हो जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत ही महान आत्मा है, मैंने भी गलती की है, तुमने भी करते हैं, सब करते हैं, उनसे सीख लो और नेक्स्ट अपने को फॉरगिव भी करो, फॉरगेट भी करो, है ना, और लाइफ में गोल की तरफ चलो। एक्सीलेंस अपने आप, एक्सीलेंस इटसेल्फ इज। अच्छा एक बात और बताओ, क्या आप जैसे किसी ऑफिस में जाते हो, क्या आप ये चाहोगे कि अंदर कोई बहुत सीनियर ऑफिसर बैठा हो और आपसे बहुत रूडली बोले, ये क्या है, ये करके क्या लाए हो, और बाहर एक बहुत ही जूनियर लेवल का आदमी बैठा हो और आपको बोले सर बैठिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपका काम देखता हूँ। आप किसको याद रखोगे बेटा? आप उसको याद रखोगे जिसने आपसे तमीज से बात की, है ना। यस मैम। लाइफ में एक्सीलेंस जस्ट एक एरिया में नहीं है कि मैं पढ़ के बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और मैं बड़ा रूड रह गया ना। एक्सीलेंस इज अ टोटल पैकेज, उसमें पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट है, और जैसे जैसे हम इन पैकेजेस और कंपार्टमेंट्स को मैनेज करते जाएंगे ना बेटा, लाइफ विल बी वेरी इजी। आप इसमें एक्सेल कर रहे, उसमें भी कर जाओगे। अपनी हॉबीज को भी इंटैक्ट रखो, प्यार से सब कुछ मुझे क्यों याद रखोगे, क्योंकि मैं आपसे अच्छे से बोली, मैं कह रही तो पागल क्या बोल रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा ये सब, आप कहोगे अरे किससे वास्ता पड़ गया भाई, बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सो ये आपका एक्सीलेंस जो है ना, एटीट्यूड है, और ये एक बार घुस गया ना एटीट्यूड, तो फिर ये सब चीजों में एक्सेल कराएगा आपको, स्टडीज में, साइंस में, फिजिक्स में, मैथ्स में, हर टेक्निक में आपको एक्सेल कराएगा। दैट यू शुड रिमेंबर। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बेटा, कभी भी यू कैन कांटेक्ट मी, है ना, सर के थ्रू। मैम हम आपका ये पूरा जो कन्वर्सेशन है, ये पूरा जो पीपीटी है, हाँ, पूरा वेबिनार हम यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं, और जिससे और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। अच्छा, और हमारा अगला जो वेबिनार होगा वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर होगा, कि आप अपना स्टडी, हमने अब तक स्मार्ट स्टडीज के बारे में फर्स्ट वेबिनार में डिस्कशन किया था। आज हम हाउ टू अचीव द एक्सीलेंस इन सीबीएसई स्टडीज के बारे में हमने सुना है, और अगला जो हमारा वेबिनार होगा वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थियों को आज के इस वेबिनार के लिए धन्यवाद देता हूं, और अगले वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा नंबर से आप उपस्थित हो, इसी आशा के साथ मैं सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ बीच में। यस मैम प्लीज। अच्छा, एक दो तो हैंड्स रेज्ड हैं अभी, पूजा का, अनस का, विधि और खुशी का तो हैंड रेज है, कृष का भी है, बट एक सर ऐसा वेबिनार कीजिए कि देखिए हम वेबिनार में हम
खुद बोलते रहते हैं इधर, है ना, हम बोलते रहते हैं, बच्चों को नहीं मिलता है मौका। एक मैं आपसे ऐसा सेशन रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिसमें बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। बिल्कुल सही। इनका एक्सपीरियंस कैसे है, और एक ऐसा भी वेबिनार करेंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनको 10 मिनट देंगे, जैसे 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है जिसमें आप 5-6 लाइंस लिखते हो बेटे, आप उसमें लिखना और आप इमीडिएटली जो भी आपका वेबिनार कंडक्ट कर रहा है उसको दिखाना और आपको हैंड्स ऑन आपको रिकॉर्ड, उससे बहुत अच्छा लगेगा। इंटरैक्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। विधि, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. अगले वेबिनार के लिए आप सभी ज्वाइन करना टाइम मैनेजमेंट के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, थैंक्स टू ऑल। Yes, sir. Thank you so much. Thank you, डॉक्टर शीतल जी, मैं आपका आभारी हूँ। My pleasure. Thank you. अच्छा लगा इनसे बात करके मुझे। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर